दिल्ली को हिंदुस्तान की राजनीति का गढ़ माना जाता है, लेकिन दिल्ली की राजनीति का अपना ही अलग गणित है। संसद की राजनीति से अलग दिल्ली की राज्य सरकार पर देश भर की नजर रहती है। जल्द ही दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार मैदान में 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। 15 साल से दिल्ली की गद्दी पर काबिज शीला दीक्षित का मानना है कि इस बार भी उन्हीं की सरकार आएगी। बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन खुराना को मैदान में इस उम्मीद के साथ उतारा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर काम करेगा और बीजेपी को भी उसी ख्वाब के पूरा होने की उम्मीद है जिसके पूरा होने का दावा कांग्रेस भी कर रही है। इन दो धुरंधर पार्टियों से अलग जो तीसरे खिलाड़ी मैदान में है वो नए जरूर है, लेकिन आम आदमी को साथ लेकर चलने के दावे के साथ पूरे भरोसे से ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार वो ही बनाएंगे और दिल्ली में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की ही होगी। दावे चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है और जो उस विश्वास को जीत पाएगा वही दिल्ली में अगली सरकार बनाएगा। दिल्ली विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली विधानसभा में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, एमएलएज हैं, चाहे वो इस पार्टी के हों दूसरी पार्टी के हों। आपने अपनी तरफ से इस बार कुछ स्पेशल ड्यू डिलीजेंस के बारे में सोचा है कि कोई भी इस तरह का उम्मीदवार आपकी पार्टी के लिस्ट में जगह ना पाए? देखिए, मैं तो करूंगी ही, हम तो करते ही पार्टी में साफ सुथरी छवि लाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये सबके सब एमएलएस जब इन्होंने पर्चा बना था 5 साल पहले इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उसमें सारा एफिडेविट सब कुछ अपना किया हुआ। अगर जो उनमें से कोई पाया गया होता कि हाँ भाई ये गलत है, दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव, तो वो खारिज कर दिया जाता। वही अब होगा। अब विरोधी है, अब जैसे आपने कहा एक मेरा विरोधी है कहता है भ्रष्ट है, डजंट मेक मी भ्रष्ट। ठीक है, बहुत सारे राजनीति में विरोधी रहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात है, लेकिन जब हम अपने पर्चे भरने जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन वाले उसकी देखेंगे। स्क्रूटनी का दिन होता है ना, एक स्क्रूटनी वाले दिन वो देखेंगे कि अगर जो फला पास हुआ उनकी कायदे के मुताबिक वो चला गया और जो नहीं पास होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ये पूरी एक यात्रा है। जब सरकारी नौकरी में थे तो अंदर रह के बहुत भ्रष्टाचार देखा और उन दिनों में एक आर्क बिशप का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था जी। उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज्यादा इस बात से दुखी नहीं होते कि हर्षद मेहता 3000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, 2000 करोड़ लेके भाग गया। वो इस बात से ज्यादा दुखी होते हैं कि एक आम आदमी को जब दफ्तर में जाता है तो 1000 रुपए देने पड़ते हैं और काम कराना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरे देश की मानसिकता खराब होती जा रही है। हर आदमी भ्रष्ट होता जा रहा है और जिस देश के सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो वो बात जो है वो एक तरह से दिल को चुभी और हमें लगा कि एक आम आदमी को एक ऐसा अवसर मिलना चाहिए इस देश के अंदर। जो भ्रष्ट हैं वो तो हैं, लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और आपने सारे कागज दे रखे हैं फिर भी आपसे पैसे मांगते हैं, तो जो लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको ईमानदारी से काम करने का इस देश के अंदर मौका होना तो चाहिए। वहां से ये यात्रा शुरू हुई। तो पहले नौकरी में काम करते करते छुट्टी ले लेके 3-4 साल काम किया, फिर जब ये लगा कि अब तो यही जिंदगी है तो नौकरी से क्यों चिपके हुए हैं, फिर नौकरी छोड़ दी और उसके बाद फिर एक्टिविज्म में फुल फ्लेजेड आ गए। ये जो आपने एक भीषण स्थिति राष्ट्र के बारे में बताई कि पूरा का पूरा देश जो है वो भ्रष्ट हो चुका है, तो इससे निपटने का क्या सूत्र है आपके पास? कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ सप्लाई करता है। वो कहता है मेरा दिन सुबह शुरू होता है रिश्वत देने से, शाम हो जाती है पैसे खिलाते खिलाते। जिस भी सरकारी अस्पताल में जाता हूँ कहते हैं दवाइयाँ मत दो, बिल दे दो, आधे तुम रख लेना आधे हमें दे देना। कहता है मेरे को अब घिन आने लगी है अपने ऊपर, मैं बिल नहीं देना चाहता, मैं दवाइयाँ देना चाहता हूँ। इसीलिए बोला मैं तुमको डोनेशन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सक्सेसफुल बनो। इस देश के 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वो बेईमानी नहीं करना चाहते, वो सुख शांति से अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं। आज जानबूझ के सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है, जानबूझ के ऐसी चीज बना दी गई है कि आदमी को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। 99% लोगों को मतलब राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा तो ये सामाजिक दिशा भी बदलेगी। बदलेगी। कैसे? मुझे लगता है अगर ईमानदार व्यवस्था होगी
तो 90% 95% लोग अपना काम ईमानदारी से करने लगेंगे। फिर 4-5% लोग जो बेईमान, मतलब जो सिस्टम को खराब कर, उनको जेल भेजो। उनको जेल भेजने के लिए फिर अन्ना का जन लोकपाल बिल काम आएगा। अन्ना के जन लोकपाल बिल की जरूरत है ताकि जो गलत काम कर रहे हैं उनको जेल भेजा जाए। लेकिन आज ऐसा माहौल बना दिया कि आप सारी जनता को तो उड़ा के जेल में भेज नहीं सकते। खाली जन लोकपाल चिल्लाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हम सबसे पहले जन लोकपाल बिल हम बना देंगे दिल्ली में। हमारे खंडूरी साहब ने बनाया नहीं है क्या वहां पर? लेकिन आप जन लोकपाल बिल बनाने की ऊपर आपने एजिटेशन इतना बड़ा कर दिया। आपने जो है इतनी सारी इंस्टीट्यूशंस देश में हैं जो भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए, उनको मजबूत करिए ना साथ में। और भ्रष्टाचार लोग ना, मेरी सोच तो यह है कि भाई आप भ्रष्ट आदमी को पनिश करें। जब भ्रष्टाचार उसने कर लिया उसके लिए एक और नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लें, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है वो। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग भ्रष्टाचार ना कर पाएं। इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? मेरे पास है प्लान। इतनी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न आइडियाज़ हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो केवल जब सरकार और जनता के बीच में जहां इंटरफेस होता है, सरकार और किसी कंपनी के बीच में इंटरफेस होता है, कहीं कोई डीलिंग हो रही होती है, कोई एग्रीमेंट हो रहा होता है, जहां भी सरकार और सोसाइटी के बीच में इंटरफेस होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी किसी भी किस्म की, वो छोटी सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई रेल का टिकट ले रहा है, कोई लाइसेंस ले रहा है, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई हजारों करोड़ रुपए का टेंडर पास कर रहा है। आप इसको इतना ज़्यादा पारदर्शी बना दीजिए इस ट्रांजैक्शन के इवेंट को। आज उसके लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हम सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे ना, बुला के अगर नहीं होगा तो ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे। आप हर चीज़ ऑनलाइन कर दीजिए, दुनिया का हर आदमी देख सके आप क्या कर रहे हैं। निर्भया जो केस हुआ था दिल्ली में, उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। और ये बात इसलिए आपसे ज्यादा लोगों की उम्मीद है क्योंकि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। कैसा लगता है आपको जब इस तरह की तुलना होती है? और तब ये बात हुई थी कि महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा, बसेस में हम सिक्योरिटी गार्ड्स बैठाएंगे, हम लोग गैजेट्स लगाएंगे जिससे कि लोकेशन पता चलेगी, काले शीशे नहीं रहेंगे और तमाम तरह के वादे किए गए थे, लेकिन उसमें से कुछ हुआ नहीं। नहीं, काले शीशे तो है ही नहीं बसेस में, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे दायरे के अंदर आता था वो हमने तुरंत किया। एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, उसके शायद हफ्ते 10 दिन के बाद ही वो सेटअप हो गई साकेत में कि जिसमें ये इस तरह के केसेस पास। दूसरा, हमने हेल्पलाइन 181 आफ्टर कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, NGOs, company managers and media people and everybody, we set up 181. 181 एक ऐसी लाइन है जिसमें आप टेलीफोन करिए, आपके टेलीफोन का जवाब होगा, अपनी तकलीफ बताइए, आप स्टॉकिंग हो रही है, आप किसी बस में बैठे हैं जहाँ ये है, क्या आपकी जगह है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपको पीछा कर रहा है, घर में कोई परेशानियाँ। और इस 9, 10, 11 महीने में 181 पे हमने 4.5 लाख फ़ोन कॉल्स रिसीव किए हैं और उनको सबका उनका जहाँ तक हो सका समाधान किया। तो जो हमारे अंदर आता था एज ए सेंसिटिव गवर्नमेंट, मेरे को एज ए वुमन, जैसे आप बार बार कह रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं एक महिला हूँ, तो ये एज ए वुमन तो मैं इसको, मतलब मुझे इतनी पीड़ा होती है जितनी शायद औरों को नहीं होती है। आपने खुद एक टीवी शो में कहा था कि आपको अपने ही घर में अगर जो आपकी बेटी है या पोती है उसी को लेके आपको अभी डर रहता है। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी ग्रैंड डॉटर हो या मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो या मेरी नीस हो या कोई हो, वो अपने जीवन को इसमें डाले। और ये आपने कहा कि दिल्ली इज द रेप कैपिटल, मध्य प्रदेश हैज मोर देन अस, उसका भी तो जवाब दीजिए। दिल्ली में क्या है, एक बात वो हमारे लिए फायदे की भी है क्योंकि कुछ भी होता है हमें तुरंत पता चल जाता है मीडिया के माध्यम से। एंड आई एम ग्रेटफुल टू द मीडिया फॉर दिस, दे मेक अस चुस्त, हमारी चुस्ती को कभी ढीले नहीं होने देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये है, दिक्कतें हैं। अच्छा, दिल्ली के बॉर्डर्स कैसे हैं? पोरस है ना, आया कोई इधर से आया उधर निकल गया, उधर से आया उधर निकल गया।
लेकिन मुझे लगता है कि शीला जी के 15 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी उनको भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया, दिल्ली के लोगों ने बहुत उनके साथ प्रेम किया, 3-3 बार उनको मौका दिया। लेकिन 15 वर्ष के बाद भी दिल्ली के लोग दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। कोई तो एक ऐसा वर्ग हो ना दिल्ली में जो किसी तरह से उसको लगे कि भाई 15 साल हमने इतना सपोर्ट किया, इतना आशीर्वाद दिया, नौजवान को नौकरी नहीं है, वो बेचारा कभी गुड़गांव नौकरी करने जाता है, कभी बेंगलोर जाता है, कभी वो बेचारा चेन्नई जाता है, विदेश में जाता है, दिल्ली में उसके लिए कोई नौकरी नहीं है। हमारी बहनों का, बच्चियों का क्या हाल है, माताओं का। यानी सड़क के ऊपर आपके पिछले इतने सालों में इतने मैंने सर्वे देखे, इतनी बहनों से बात की, इतना बड़ा एजिटेशन दिल्ली में हुआ, टेलीविज़न चैनल्स पे भी आप दिखाते रहते हो। किसी में भी 95% से कम कभी आंकड़ा मैंने देखा नहीं जब बहनें हमारी कहें कि हम दिल्ली के अंदर सुरक्षित हैं। 95% ऑफ द वुमेन फील दैट दे आर थॉरोली अनसेफ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो उस समय कितनी बातें की गई, ये बसों के अंदर रात को कोई गार्ड होगा, कोई पर्दा नहीं डलेगा, लाइट पूरी तरीके से होगी, अस्पताल में अगर ऐसा कोई केस चला जाएगा तो डॉक्टर की सेंसिटिविटी, इमरजेंसी में कोई उसको रूटीन तरीके से नहीं ट्रीट करेगा। क्या ये छोटी छोटी चीज़ें सरकार नहीं कर सकती है? वैसे आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि ये जो सिंगल कमांड नहीं है, ये आपके लिए एक शील्ड की तरह भी काम करता है, क्योंकि अगर कुछ दिल्ली में गड़बड़ हो तो आप कह देते हैं कि भाई पुलिस तो हमारे पास है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, महंगाई हो और कोई चीज हो तो आप कह सकते हैं कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो ये तो केंद्र सरकार। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये एक शील्ड भी है आपके लिए? नहीं, नो, आई वुड नॉट टेक दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, इट्स जस्ट टू कि लोग इसको समझें। दिल्ली जो है वो एक फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। एग्रीकल्चर यहाँ 3% से भी कम है, 1% ही हो गई होगी। हमारी सब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। इसके बावजूद दिल्ली लार्जेस्ट ट्रेडिंग सेंटर है नॉर्थ का, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर क्योंकि प्याज हम नहीं उगाते या आलू नहीं हम उगाते, तो हम ये मालूम है ये हमारे में एक ड्रॉबैक्स हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। मार्केट गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट का इंटरवेंशन, केंद्रीय भंडार और खोलो, सफल और मदर डेयरी के वो बूथ्स और खोलिए, और टेम्पोज और छोटी ट्रक्स में जाके 300, 350, 400 ट्रक्स भेजे कि भाई आलू की कमी, जिसमें एक इंटरवेंशन की वजह से प्राइसेस कुछ कम हो। कभी आपको ऐसा लगा कि केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से आपने कितना भी काम किया हो लेकिन आपको भी उन्होंने बैकफुट पर डाल दिया है? नहीं। प्रॉब्लम वहां हो रही है, प्याज को लेके वो उनकी समस्या है, और यहाँ आपको प्याज की दुकान खोलनी पड़ रही है मुझे आप उनको कवर अप करने के लिए। ये बताइए कि केंद्र की सरकार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, उनकी भी मजबूरियां हैं। अब अगर जो उड़ीसा में वो आ गया, तूफान आ गया, आंध्र में तूफान आ गया, नासिक से आलू, प्याज या आलू या जो भी कुछ है नहीं चल सका बारिश की वजह से, अब अलवर से आने, तो डिमांड एंड सप्लाई प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए। ये नहीं है कि केंद्र की सरकार खराब है। कौन सरकार ऐसा चाहेगी कि जब तक वो शासन करती है कोई चीज़ ठीक ना हो? करती है, और किया भी है, और प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, एक पाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो ऐसी चीज़ है जिसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम और आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, या गवर्नमेंट से कंट्रोल कर सकती है। ये होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो हमें अप में ऐसा होना चाहिए कि ला अब तो कभी कुछ खराब ही नहीं होगा, ना डाउन में ये निराश होना चाहिए कि अब ठीक नहीं, उसमें मेहनत करके उसे ठीक करना चाहिए, सुधारना। अब लोगों के लिए आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि अगर मैं अपने घर के ऊपर जो घर की जो टंकी है उतनी जगह के बराबर सोलर पैनल लगा लूं, जिसके लिए 30% सब्सिडी भारत सरकार भी देती है, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट दे दे, तो एक जो है अपना मेगावाट बिजली मैं घर में पैदा कर सकता हूँ। बिजली के पंखे वंखे सब मेरे एक तरह से उससे चल सकते हैं, मैं ग्रिड को बिजली बेच सकता हूँ।
मैं कार्बन क्रेडिट्स भी मुझे मिल सकते हैं, कुछ डॉलर शायद मैं कमा भी सकता हूं उससे, अगर फालतू में उत्पादन कर रहा हूं। आपका बिजली का बिल खाली कहने से नहीं, 30% क्या आप 50% कम कर लीजिएगा, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरकार की नीयत जो है, मंशा में सफाई नहीं है। एक बार DERC ने कहा कि बिजली का दाम 22-25% कम होना चाहिए, तो कैबिनेट मीटिंग करके आपने DERC को वो डिसीजन लागू होने नहीं दिया 2 साल पहले, आपको सारी बात पता है। तो आखिर इन सब प्रश्नों के जवाब तो दिल्ली में सरकार को देने पड़ेंगे। शीला जी, लोग ये भी पूछेंगे इस बार, एक आपसे एक लोगों का अटैचमेंट तो होगा दिल्ली के, लेकिन वो ये भी पूछेंगे कि भाई अब इस बार क्यों आपको हम वोट दें, वाई शुड वी वोट फॉर यू अगेन एंड अगेन। तो इस बार आप क्या कहेंगी वोटर्स को? व्हाट आर द अचीवमेंट्स? वी हैव 15 years of achievements with us, whether it is in human resource development या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी भी आपने ले लीजिए, तो 50-60 जगहों पे हमने हर ह्यूमन बीइंग को टच करने की कोशिश करी, और वो हुआ और लोगों ने महसूस भी किया है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, तो अतीत हो गया। अब भविष्य में क्या करना है हमें? भविष्य में क्या हमारी कल्पना है, कैसे हम दिल्ली को सुधारेंगे, संवारेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये है हमारे पास। तो हमारा मैनिफेस्टो निकलेगा 8-10 दिन के बाद। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दिल्ली को और आगे ले जाना चाहते हैं। कोई बहुत सारे चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, सड़कों का निर्माण है या हॉस्पिटल्स का निर्माण है या स्कूल्स और चाहिए, क्योंकि बढ़ती भी आबादी है दिल्ली की। लेकिन वी वांट टू मेक इट इनटू अ नॉलेज सिटी, इनटू अ क्लीन सर्विसेज सिटी। वी वांट टू मेक इट इनटू अ सिटी विच अट्रैक्ट्स पीपल, जो ऑलरेडी करता है। तनख्वाहें जो हमारी हैं 2 लाख से ज़्यादा हैं पर कैपिटा पर ईयर, तो उससे उसको भी डबल करें, उसको भी डबल हो। और हमारे यहाँ जो फ्लाईओवर्स बने हैं उन पे हमारी एक सोच है कि हम डबल डेकर फ्लाईओवर्स अब बनाएंगे, कि जिसपे क्योंकि वो भी अब पर्याप्त नहीं है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। हमारी ये भी सोच है कि NCR रीजन को एक कॉमन डेवलपमेंट एंड कॉमन इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए, जिसमें इक्वालिटी रह जाए। तीसरा हमारा ये है, जो मैं आपको मोटी मोटी बता रही हूँ, कि वी वांट टू हैव ए काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड सिंपल वन काइंड ऑफ कमांड। दिल्ली में इतनी मल्टीप्लिसिटी है, कभी हम भाग रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में, कभी हम भाग रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, कभी हम DDA की तरफ देख रहे हैं, कभी हम MCD की तरफ देख रहे हैं। तो सिंगल कमांड दिस थिंग शुड बी देयर। कि अगर आप मुख्यमंत्री बन गए, मान लीजिए, भ्रष्टाचार पे जैसे आपने कहा, कैसे आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली की सड़कों पर, कैसे आप महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाएंगे? आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बिजली पानी की समस्या है, कैसे आप करवाएंगे? तो आपके पास भी कोई सॉल्यूशन मैं बताता हूँ ना, तो जनता मैं बताता हूँ। अभी मैंने आपसे भ्रष्टाचार की चर्चा की मोटा मोटा, अब महिलाओं की सुरक्षा की बात है। आप छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 95% महिलाएं जो हैं यहाँ पर रेप की शिकार और दुनिया भर की इनसिक्योरिटी से परेशान हो रही हैं। लंदन में, न्यूयॉर्क में उन्होंने 40% अपना क्राइम केवल इस बात से कम कर दिया कि सारे शहर को उन्होंने 100% थॉरोली लिट कर दिया, यानी कि रोशनी, यानी जितने डार्क स्पॉट्स थे खत्म कर दिए। अब ये काम करने में सरकार को क्या रुकावट है? आपने होम गार्ड्स की इंस्टीट्यूशन तो को काले शीशे नहीं खत्म कर पा रहे। मैं देखिए, वही मैं बात आपसे कर रहा हूँ ना, कि आपको कोई विजन तो लाना पड़ेगा ना। आप होम गार्ड्स की आपने इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया, आपने सिविल डिफेंस की इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया। अब निर्भया के समय इतनी बातें हुई, वो बेचारी तो चली गई हमें छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इम्प्रूव करने को तैयार नहीं। मैं अपनी पत्नी के साथ पिछले 8 महीने में निर्भया की परिवार के साथ भी मैं मिल रहा हूं, और वो गुड़िया जो 5 वर्ष की बच्ची जिसका हमारे गांधीनगर में रेप हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ बच्ची के साथ, मैं उसके घर का, उसकी सारी घर की कहानी भी फॉलो कर रहा हूं।
आपको सुनकर दुख होगा कि उस बच्ची को परिवार समेत यहाँ से गांधीनगर छोड़ के जाना पड़ गया, क्योंकि समाज में उसके लिए कोई रिसेप्टिविटी नहीं थी। द्वारका के आगे एक गांव में वो जाकर रहने लगी। मैंने ढूंढ के मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर उसका सारा फॉलोअप करता रहा। देखा कि 6 उसके बेचारी के बच्ची के ऑपरेशन हो चुके हैं, और इस दिल्ली शहर में शीला जी के हेल्थ ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल ने उसको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया बच्ची को। गुड़गांव के अंदर एक प्राइवेट स्कूल ने जो है उसको ऑफर करके जो है एक स्पॉन्सर करके उसका एडमिशन कराया। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो उस समय कितनी बातें की गई, ये बसों के अंदर रात को कोई गार्ड होगा, कोई पर्दा नहीं डलेगा, लाइट पूरी तरीके से होगी, अस्पताल में अगर ऐसा कोई केस चला जाएगा तो डॉक्टर की सेंसिटिविटी, इमरजेंसी में कोई उसको रूटीन तरीके से नहीं ट्रीट करेगा। क्या ये छोटी छोटी चीज़ें सरकार नहीं कर सकती है? आपने अभी पानी की मुझसे बात की। दिल्ली में 15 साल से हम सुन रहे हैं कि 50% पानी या तो चोरी हो जाता है या लीकेज हो जाती है। अब ये तो मैनेजमेंट का इशू है ना। अगर किसी जगह 6 महीने से पानी लीक हो रहा है और अभी भी हमारा डाटा 50% लीकेज और चोरी में जा रहा है, इसको मैनेजमेंट को इशू को कौन सॉल्व करेगा? आपने बिजली की बात की। मेरा ये कहना है इतने साल बाद भी हम बिजली कंपनियों का एक CAG ऑडिट नहीं करा पा रहे हैं। अब लोगों के लिए आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि अगर मैं अपने घर के ऊपर जो घर की जो टंकी है उतनी जगह के बराबर सोलर पैनल लगा लूं, जिसके लिए 30% सब्सिडी भारत सरकार भी देती है, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट दे दे, तो एक जो है अपना मेगावाट बिजली मैं घर में पैदा कर सकता हूँ। बिजली के पंखे वंखे सब मेरे एक तरह से उससे चल सकते हैं। मैं ग्रिड को बिजली बेच सकता हूँ। मैं कार्बन क्रेडिट्स भी मुझे मिल सकते हैं, कुछ डॉलर शायद मैं कमा भी सकता हूँ उससे, अगर फालतू में उत्पादन कर रहा हूँ। आपका बिजली का बिल खाली कहने से नहीं, 30% क्या आप 50% कम कर लीजिएगा, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरकार की नीयत जो है मंशा में सफाई नहीं है। एक बार DERC ने कहा कि बिजली का दाम 22-25% कम होना चाहिए, तो कैबिनेट मीटिंग करके आपने DERC को वो डिसीजन लागू होने नहीं दिया 2 साल पहले, आपको सारी बात पता है। तो आखिर इन सब प्रश्नों के जवाब तो दिल्ली में सरकार को देने पड़ेंगे ना। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, हेल्थ के बारे में बहुत दयनीय स्थिति है। अब इतने साल आपको मौका मिला, इतना होमवर्क हो सकता था। अभी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है सभी के लिए, जो है आप जो है स्वास्थ्य बीमा योजना ऐसी इजराइल के अंदर जाकर आप देखिए, लैटिन अमेरिकन देशों में देखिए, इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ स्कीम देखिए। मन में इच्छा होनी चाहिए, एक बार आप संकल्प लें। आपको स्मरण है, मैं आपके चैनल को तो मैं हमेशा आपका ऋणी महसूस करता हूं कि आपके चैनल ने जब हमने पोलियो उन्मूलन का आंदोलन चलाया 1994 में, छोटे से संकल्प से चलाया था, और उस समय हमने कहा था कि हम दिल्ली को पहला पोलियो मुक्त प्रांत बनाएंगे। तो आखिर उसके अंदर से सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आज पोलियो मुक्त कर ही लिया। गांव में कहा जाता था कि यदि आपको अपने गांव के पहलवान को दारा सिंह से कुश्ती लड़वा दो, दारा सिंह से वो जीते या हारे उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दारा सिंह की बराबरी का हो जाएगा। तो कहीं यही वजह तो नहीं कि आप शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना चाहते हैं? अभी कई लोग काफी कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप नतीजे देख के हैरान रह जाएंगे। इस बार ये दारा सिंह हारेगा। अच्छा, दोनों ही तरफ जीत है कि अगर हार जाता है दारा सिंह, जीत तो आप हमारी दारा सिंह नहीं से है, जीत बड़े हमारी नहीं है जी। हमारी जीत या हार हमारी नहीं है। अभी 5 दिन पहले मेरे से किसी टीवी एंकर ने पूछा जी, कहते हैं केजरीवाल जी आपने सोचा है कि अगर आप नवंबर में चुनाव हार गए तो क्या करोगे? मैंने कहा जी ये मुझे थोड़ी सोचना है, ये तो आपको सोचना है कि अगर हम चुनाव हार गए तो आप क्या करोगे। आपकी जिंदगी बर्बाद है उसके बाद। वही बीजेपी, वही कांग्रेस। I never go to a fight thinking it's the end of the road. It's the beginning of a road. दूसरे चुनाव में हुआ, अरे सेकंड टाइम कहाँ, कोई दिल्ली में जीता ही नहीं, हम जीते। थर्ड टाइम तो एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल ही है, आ गए। और फोर्थ टाइम वी गो विद दैट कॉन्फिडेंस दैट वी शैल विन। आई थिंक हमारी बहुत हैंडसम विक्ट्री होगी, और 2/3 मेजॉरिटी अगर हमारी आएगी, किसी कीमत पे हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। और बाकी लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे दिल्ली की जनता के विवेक पर संपूर्ण विश्वास है। इस देश के विवश आदमी को आप इतना कमजोर मत समझिए। जिस दिन जनता जाग जाती है ना, तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं।
इस देश का ये विवश आदमी आपको इतना बड़ा बदलाव लाके दिखाने वाला है अगले 2-3 साल में, आप सोच भी नहीं सकते। कल हमने आपसे पूछा था दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर योगानंद शास्त्री। जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम है आलोक दिल्ली, हरिंदर दिल्ली। अगर आप हमारा कार्यक्रम ना देख पाए हो तो आप देख सकते हैं www.znews.com पर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर भी, facebook.com/znews, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर /znews।